तो कैसे हो आप। आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जब भी आप केमिस्ट्री सीखोगे तो आपको सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंपलसरी सीखना होंगे और इसके जो एप्लीकेशंस है आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको उस टॉपिक का टाइटल समझना होता है। तो टाइटल है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपको तो पता है, हमको उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीखने हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से जिसका नाम है, फिर से सुनिएगा, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो देखिए सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली जिनको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स। तो सॉल्यूशन बेसिकली आपके होते हैं मिक्सचर। जब भी हम लोग बात करते हैं मिक्सचर की तो याद रखिए मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें हम एक से ज्यादा एंटिटी मिक्स करते हैं, जिसमें हम लोग एक से ज्यादा कंपोनेंट को मिक्स करते हैं। यानी जब एक से ज्यादा यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंपोनेंट को अगर हम लोग मिक्स कर देंगे तो आपका बन जाता है मिक्सचर, और उसी मिक्सचर को हम लोग प्यार से सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स हम लोग मिक्स कर रहे हैं वो कभी भी हम लोग फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं लेते। जैसे आप शक्कर का पानी बना रहे हो, शुगर सॉल्यूशन, तो डिपेंड करता है अगर मैं शक्कर का सॉल्यूशन बना रहा हूं तो मैं शक्कर 10 ग्राम लूं और पानी 100 ग्राम लूं। अगर आप शक्कर का पानी बना रहे हो तो हो सकता है आप शक्कर ले 20 ग्राम एंड पानी ले आप 100 ग्राम। यानी वहां पे शुगर का एंड वाटर का कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो जब भी हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट्स कंपलसरी होते हैं। तो दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक होता है आपका सोल्यूट एंड दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन बनता है बाय टू कंपोनेंट्स कॉल्ड एज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हेन वी मिक्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट हमेशा जो आपका कंपोनेंट होता है वो हमेशा आपका लेस क्वांटिटी में होता है एंड सॉलिड हमेशा आपका होता है लार्जर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, अगर हम लोग शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर हम लोग शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, तो शुगर अगर मैंने ले लिया 50 ग्राम्स और आपका वाटर ले लिया, सपोज आपने ले लिया 1000 ग्राम, मैं ग्राम बोल रहा हूं, आप उसी को लीटर में भी बोल सकते हो या मिलीलीटर में बोल सकते हो। तो शुगर आपका हो गया यहां पे सोल्यूट एंड आपका जो वाटर हो गया ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ओके, तो सोल्यूट हमेशा कम मात्रा में होता है और आपका सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तो जब भी आपका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम लोग मिक्स करते हैं आपका बन जाता है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग मिक्सचर के रूप से भी जानते हैं। समझ में आ गया? तो जब भी हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला देखिए सॉल्यूशन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो पहला दिमाग में होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो होमो का मतलब होता है सेम, ओके, एंड जीनियस एक सफिक्स से यूज किया गया है, अच्छा लगना चाहिए बोले होमोजीनियस, तो होमो का मतलब होता है सेम। तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एक ही फेज में होता है, यानी अगर हम लोगों ने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद स्टर करने के बाद आपको केवल और केवल वाटर दिखाई देगा, शुगर नहीं दिखाई देगी, इसका मतलब वहां पे एक ही फेज है, इसलिए हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। यानी आपका सोल्यूट
सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्सिबल होता है या कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। तो होमोजेनियस में सॉल्यूशन में क्या होता है, एक ही फेज होती है, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं वी कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय नेकेड आइस। यानी हम लोग एक बार मिक्स हो गए तो हम लोग है ना आपके सोल्यूट को ढूंढ नहीं पाएंगे। यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन सिंपल होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक ही फेज प्रेजेंट होती है, या आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्सिबल होता है। दोस्तों होमोजेनियस सॉल्यूशन को कभी कभार हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। एग्जांपल क्या होंगे, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, जिसमें कंप्लीटली सोल्यूबल होता है आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में, इसलिए उसको होमोजेनियस सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जनरली हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय नेकेड आइस। Okay, a homogeneous solution is a solution in which solute and solvent cannot be separated by easy means। यानी हम लोग उसको ऐसे नहीं कि आराम से सेपरेट कर दिया। एक बार शुगर पानी में डिसॉल्व हो गए तो हम लोग शुगर को अलग करना है तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। ज्यादा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इजी टर्म होता है। दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। याद रखिए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, अभी आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी होमोजीनियस की भी। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जब भी हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की, तो वहां पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय नेकेड आइस। जैसे हम लोग करेंगे, अगर हम लोगों ने ऑयल को वाटर में डाल दिया तो दोस्तों हमको दो लेयर्स दिखेंगी, ऑयल वाली ऊपर रहेगी और वाटर वाली नीचे रहेगी। यानी हम लोग ऑयल को और वाटर को अलग अलग देख रहे हैं, मींस वी आर डिफरेंशिएटिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय आवर नेकेड आइज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज नॉट कंप्लीटली मिक्सिबल इन सॉल्वेंट। आपका जो ऑयल है वो इसमें कंप्लीटली मिक्सिबल है क्या, किसमें, वाटर में नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। दूसरा भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे पानी में हम लोगों ने कुछ मड डाल दिया, यानी कुछ ये डाल दिया, 10 पार्टिकल्स डाल दिया, तो सिंपली क्या होता है, कुछ उसमें घुल जाते हैं और कुछ नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। दैट विल बी आल्सो एग्जांपल ऑफ बोलोगे आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। या दूसरा एग्जांपल है सॉल्ट इन शुगर, यानी हमने शुगर को और सॉल्ट को एक दूसरे में मिक्स कर दिया, तो हम लोग आराम से देख के बोल सकते हैं हाँ ये सॉल्ट का पार्टिकल है, ये शुगर का पार्टिकल है। मींस हम लोग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बाय नेकेड आइज, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में एक से ज्यादा फेजेस होती है, एक से ज्यादा फेज होती है, और होमोजेनियस में एक ही फेज होती है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया था, तो ध्यान रखिए हमको सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीखनी है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने सीखा था व्हाट आर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आर अ मिक्सचर व्हिच कंटेन्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट हमेशा आपका लेस क्वांटिटी में होता है, आपका सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूशंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज बोलोगे आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है वहां पे एक ही फेज दिखाई देती है, या हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में एक से ज्यादा फेजेस होती है, या हम लोग सोल्यूट या सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट कर पाते बाय आवर नेकेड आइज। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी। आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। तो दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ
सोल्यूट, solubility of solute in solvent, यानी आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में कितना सोल्यूबल है। ठीक है, यानी आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में कितना सोल्यूबल है। याद रखिएगा, अगर आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली सोल्यूबल हो गया तो दैट विल बी होमोजेनियस सॉल्यूशन। अगर आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में पार्शियली सोल्यूबल है यानी थोड़ा सा सोल्यूबल है तो इट कैन बी अ हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। यानी जब भी आप लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको सोल्यूबिलिटी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी का डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute soluble in 100 ग्राम या ml of solvent, उसका हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। तो याद रखिएगा, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूबल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिए, आपका सॉल्वेंट कभी कभार सॉलिड भी हो सकता है, आपका सॉल्वेंट कभी कभार लिक्विड भी हो सकता है। सॉल्यूशन बेसिकली अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग आपका सॉल्वेंट सॉलिड है और सोल्यूट भी सॉलिड है, अलॉयस है ना, सॉलिड इन सॉलिड। या हो सकता है आपका सॉल्वेंट लिक्विड है और आपका सोल्यूट क्या है, सॉलिड, जैसे हम लोग डाल रहे हैं शुगर इन वाटर। समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल में ज्यादा उसमें सोचिएगा मत, मैं बता रहा हूं अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूबल इन 100 ग्राम या 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, यानी 100 ग्राम या 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में आपका सोल्यूट कितना सोल्यूबल है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट। जैसे हम लोग बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्वेंट में अगर आपका 2 ग्राम सोल्यूट सोल्यूबल है, अगर आपका 2 ग्राम सोल्यूबल है तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, 2 ग्राम्स पर 100 ग्राम। समझ में आ रहा है ना। सोल्यूबिलिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूबल इन 100 ग्राम या 100 ml ऑफ बोलोगे आपका सॉल्वेंट। कुछ बुक्स इसको ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूबल इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपका सोल्यूट कितना सोल्यूबल है, उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। यानी सोल्यूबिलिटी को और एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज हम लोग 3 कंटेनर्स लेते हैं जिसमें हम लोगों ने 1 लीटर वाटर लिया है, इसमें भी 1 लीटर वाटर लिया है, इसमें भी 1 लीटर वाटर लिया है, तो ये भी आर हैविंग 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें मैं डालता हूं सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सपोज जनरली इमेजिन कीजिए इसमें है ना 200 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कंप्लीटली सोल्यूबल हो गया। ठीक है, और उसके आगे अगर उससे ज्यादा अगर मैं डाल रहा हूं तो वो जमा हो रहा है, यानी सोल्यूबल नहीं हो रहा है। और इसमें सपोज 300 ग्राम, जनरली बोल रहा हूं 300 ग्राम ऑफ शुगर कंप्लीटली सोल्यूबल हो गई। 300 ग्राम से अगर मैं 1 ग्राम भी ज्यादा डालूंगा तो वो सोल्यूबल नहीं होगी, वो वहां पे जमा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और 1 लीटर ऑफ वाटर में हम लोग बोलते हैं, सपोज इसमें मैंने डाल दिया 50 ग्राम ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो आप देखिएगा सब तरफ अपना जो है सॉल्वेंट सेम है, 1 लीटर वाटर, लेकिन यहाँ पे हमने 200 ग्राम NaCl कंप्लीटली सोल्यूबल हो रहा है। जैसे मैं उससे ज्यादा डालता हूं तो सोल्यूबल नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, 200 ग्राम पर लीटर। वैसे ही मैं 300 ग्राम शुगर डाल रहा हूं तो वो सोल्यूबल हो रही है, यानी 100 ग्राम सोल्यूबल हो रही है, 200 ग्राम सोल्यूबल हो रही है, 250 ग्राम सोल्यूबल हो रही है, 300 ग्राम तक सोल्यूबल हो रही है। जैसे मैं 1 ग्राम भी बढ़ाता हूं, यानी 301 ग्राम के ऊपर जाना, 300 ग्राम के ऊपर डालता हूं तो आपका जो बचा हुआ शुगर है वो यहाँ पे जमा हो जाती है। यानी ध्यान से समझिएगा, 300 ग्राम सोल्यूबल हो गई, अगर मैंने 1 ग्राम डाल दी उसमें शुगर तो वो सोल्यूबल नहीं हो रही है, वो वैसे वहां पे जमा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूबिलिटी क्या हो गया, 300 ग्राम पर लीटर। सेम ईयर इसका सोल्यूबिलिटी क्या है, 50 ग्राम पर लीटर। तो अगर हम कंपेयर करेंगे कि किसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में ज्यादा है तो आपको दिखेगा जनरली शुगर की। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन एग्जांपल कंसीडर कीजिए, यहाँ पे किसकी बोला आपकी, शुगर की।
समझ में आ रहा है ना? यानी सोल्यूबिलिटी होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूबल इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने अमाउंट कितना लिया है? 1 लीटर एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूबल इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी से क्या बनता है आपका? बोलो। सॉल्यूशन बनता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस। आगे चलते हैं। तो सोल्यूबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सोल्यूबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। यहां पे लिखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। तो कौन से फैक्टर्स सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी सॉल्वेंट में अवलंबित करते हैं? तो पहला आपका फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या आपका? बोलो टेम्परेचर। यानी सिंपल है, अगर हम लोग सॉल्यूशन कंसीडर करें दैट इज सॉलिड इन लिक्विडिटी, यानी आपका सॉलिड सोल्यूट है और आपका लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। यानी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सिंपल है। पहला है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी सोल्यूबिलिटी पे अफेक्ट करता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। फॉर किसके लिए बोलो? आपका सॉलिड इन वाटर के लिए, या सॉलिड इन बोलो क्या आपका? लिक्विड के। मींस एज टेम्परेचर increases solubility of solid in water also increases, या solubility of solid in liquid also increases। जैसे देखिएगा, जैसे हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, वो क्या हो जाता है? टेम्परेचर प्रोवाइड करने से वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी सोडियम एंड क्लोरीन कंप्लीटली अलग अलग हो जाएंगे और वाटर में कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? सोल्यूबल हो जाएंगे। इसीलिए अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी इन वाटर बोल रहे हैं तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इट्स सोल्यूबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है ना? सेम अगर हम लोग बात करते हैं शुगर इन वाटर की, शुगर इन वाटर की, तो जैसे हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं ना, वो बेसिकली क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं वाटर में या कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? मींस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। समझ में आ गया? और रीजन क्या होता है कि बाबा जो आपका सोल्यूट है उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं, उनमें जो इंटरेक्शंस होते हैं वो टूट जाते हैं। इंटरेक्शंस का मतलब मैं बोल रहा हूं, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे क्या होता है? आपका कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में बॉन्ड होता है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। तो जैसे हम लोग हीट करेंगे तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के अंदर जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, यानी कैल्शियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयंस भी अलग हो जाएंगे। यानी यहां पे आपका डिसोसिएशन हो जाएगा। इसी वजह से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा किसमें? आपका सॉल्वेंट में, यानी उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। याद रखिए, ये फैक्टर एक प्रॉपर्टी है जिससे सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन जनरली क्या होता है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। गॉट इट? समझ में आ गया? लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे हम लोग बात करते हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन की, Na2SO4 इन वाटर। तो गाइस, जब भी हम लोग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन की बात करते हैं इन वाटर, तो यहां पे जो आपकी सोल्यूबिलिटी होती है ना, वो डिक्रीज होती है। वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। याद रखिए, एक एक्सेप्शन है। मींस जरूरी नहीं है कि सारे सॉलिड की सोल्यूबिलिटी बढ़े और जरूरी नहीं है कि सारे सॉलिड की सोल्यूबिलिटी कम हो, लेकिन वो सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो हमको जनरली क्या बोलना है? टेम्परेचर अफेक्ट्स द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। It may increase या it may decrease. Why it increases? अगर उनके बॉन्ड्स डिसोशिएट हो रहे हैं या अगर उनकी रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि सोडियम क्लोराइड को अलग होने के लिए हीट चाहिए, यानी आनेदोथर्मिक यानी सोडियम क्लोराइड अलग हो रहा है, या सोडियम शुगर को हीट चाहिए टूटने के लिए या मेल्ट होने के लिए या डिसॉल्व होने के लिए, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो रिएक्शन हो रही है वो एंडोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना। अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं HCl इन वाटर, HCl इन वाटर, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी HCl को जैसे ही हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो हीट बाहर जा रही है, एक्सोथर्मिक एग्जिट हो रही है, तो यहां पे आपकी सोल्यूबिलिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जनरली बोलना है, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है, जो रिएक्शन है, वो अगर एंडोथर्मिक है तो उनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। और अगर आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट में अगर जो इंटरेक्शन है, जो रिएक्शन में, वो एक्सोथर्मिक कहते हैं, उनकी सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। समझ में आ गया। तो जनरली मैं बोल देता हूं, यहां पे लिखता हूं एंडो आने दो, टेम्परेचर को बोलता है आओ, टेम्परेचर को बोलता है आओ आओ आओ, टेम्परेचर को बोलता है आने दो, तो एनेडो टेम्परेचर को बोलता है आओ, तो इट्स टेम्परेचर को बोलता है आओ, मींस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। अगर इंटरेक्शन दोनों में कौन सा सोल्यूट और सॉल्वेंट में, एंडोथर्मिक। सेम दूसरा है आपका एग्जिट, टेम्परेचर को बोलता है जाओ, टेम्परेचर को बोलता है जाओ, टेम्परेचर को बोलता है जाओ, मींस एज टेम्परेचर डिक्रीजेस जाओ सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर एक फैक्टर है जो अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ, बोलो कि आपका सोल्यूट इन, बोलो कि आपका सॉल्वेंट। तो पहला फैक्टर समझ में आ गया, दैट वाज बोलो कि आपका टेम्परेचर। और मैंने किसकी बात की यहां पे, सॉलिड इन लिक्विड की, सॉलिड इन लिक्विड की। तो आपको सॉलिड इन लिक्विड बोलना जरूरी नहीं है हमेशा, इट मे बी लिक्विड इन लिक्विड, इट मे बी गैस इन लिक्विड, इट मे बी लिक्विड इन गैस, यानी किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन है। तो अगर एंडोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज, इंटरेक्शन है तो, अगर इंटरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज। समझ में आ गया। दैट इज, बोलो कि आपका पहला फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। दूसरा है दोस्तों दूसरा जो फैक्टर है, सब मिटा देता हूं। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका इंटरेक्शंस। दूसरा जो फैक्टर है इंटरेक्शंस। देखिए, जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आपका सोल्यूट इंटरेक्शन टूटता है, उसके बाद ये टूटता है यानी ब्रेकअप होता है, यहां पे ब्रेक्स डाउन। उसके बाद आपका सोल्यूट या उसके बाद आपका सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी टूटता है। मैं आपको समझाऊंगा, रुकिए। ये भी ब्रेक डाउन होता है और बाद में आपका एक नया इंटरेक्शन बनता है, दैट इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये मैं बताता हूं, ये फॉर्म होता है। तो देखो, जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं दोस्तों, तो ये तीन इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में सीखा ही होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। तो पहला है आपका सोल्यूट इंटरेक्शन। तो एक एग्जांपल लेके ही समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना रहे हैं इन वाटर, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना रहे हैं इन वाटर, यानी सिंपल है, आपके वाटर में सोडियम क्लोराइड को जाना है, तो आपका सोडियम क्लोराइड होगा आपका सोल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो, सोल्यूट इंटरेक्शन का मतलब होता है, अगर सोडियम क्लोराइड वाटर में जाने के बाद भी ऐसे ही रह रहा है सोडियम क्लोराइड, और वो वाटर को ना तो हाई बोल रहा है ना तो हेलो बोल रहा है, यानी सोडियम क्लोराइड इज नॉट इंटरेक्टिंग विथ वाटर, तो वहां पे सोल्यूबिलिटी 0 होगी। समझ में आ रहा है ना, यानी यहां पे आपका सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट इज नॉट इंटरेक्टिंग विथ सॉल्वेंट, तो वहां पे आपकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, 0।
और अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी जैसे ही सोडियम क्लोराइड वाटर में जाता है तो वाटर को बोलता है हाय हेलो व्हाट यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, तो यानी दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी एक दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं, यानी वहां पे क्या होगी, आपकी सोल्यूबिलिटी होगी। तो सबसे मेन होता है आपका सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी जितना आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे के साथ हाय हेलो करेंगे, उतना आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे, यानी इसका मतलब है अगर आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिएक्शन हो रही है दोस्तों, दैट मे बी अ केमिकल रिएक्शन या दैट मे बी अ फिजिकल इंटरेक्शन, यानी अगर एक दूसरे के साथ वो केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी तो बहुत ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना, यानी नेसेसरी होना चाहिए, उनमें इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो देखिए एज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर, सोल्यूबिलिटी इज आल्सो मोर। लेकिन इंटरेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। अगर सोल्यूट ने सॉल्वेंट को बोला हेलो, यानी दोनों में इंटरेक्शन ऐसा है एक दूसरे को जोड़ने वाला, तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में ऐसे इंटरेक्शन हेलो भग, यानी सोल्यूट सॉल्वेंट को बोल रहा है भग और सॉल्वेंट सोल्यूट को बोल रहा है भग, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे सोल्यूबिलिटी ना के बराबर होगी, यानी जीरो होगी। यानी मेन फैक्टर रोल अब प्ले करता है बोलो कि आपका इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये समझ में आ गया आपको। दूसरा होता है आपका सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, यानी सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन यानी सोडियम का और क्लोरीन का एक दूसरे में जो इंटरेक्शन है, यानी सिंपल है, सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे का जुड़े हुए, यानी उनमें जो इंटरेक्शन है वो आयोनिक इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। तो यहां पे सोडियम और क्लोराइड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, गॉट इट, जुड़े हुए। अभी वो इंटरेक्शन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि पानी में जाने के बाद भी अगर टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वहां पे सोल्यूबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर उनका इंटरेक्शन टूट गया, यानी आराम से ब्रेक हो गया, तो ऑब्वियसली वहां पे सोल्यूबिलिटी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। दोस्तों सोल्यूट मेहमान है और सॉल्वेंट उसका सत्कार करने वाला है, उसका स्वागत करने वाला है। तो देखिए लास्ट में दोनों में इंटरेक्शन बनना चाहिए ना, यानी सॉल्वेंट ने सोल्यूट के लिए जगह बनानी है, यानी सपोज ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है और आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो देखिए ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को चिपके हुए हैं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को चिपके हुए हैं ऐसे, यानी अब इस सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स अगर आएंगे तो होता क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को जगह बनानी है, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स से दूर दूर जाना है ना, यानी इन्होंने ऐसे दूर होना चाहिए थोड़ा सा, अरे भाई मुझे दूर हो गए, ये दूर हो गए और आपके यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए, ये दूर हो गए, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए, यानी ये बैठ गए यहाँ पे आके। तो बेसिकली क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट ने भी अलग होना है, समझ में आ रहा है ना, सॉल्वेंट सॉल्वेंट ने भी अलग होना है ताकि आपका कौन आ जाए उसमें, सोल्यूट आ जाए। तो तीन इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पहले सोल्यूट सोल्यूट ने अलग होना है, उसके बाद सॉल्वेंट सॉल्वेंट ने अलग होना है, और जब दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में प्यार वाला इंटरेक्शन बनना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में प्यार वाला इंटरेक्शन नहीं है, यानी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन नहीं है, तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। तो अल्टीमेटली इंटरेक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोल्यूबिलिटी में, समझ में आ रहा है ना। तो इंटरेक्शंस होते कौन से, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये सबसे मेन होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इंटरेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं दूसरा, देखिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक डेफिनेशन होती है, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक एक स्टेटमेंट है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक का मतलब होता है इंसान में भाई इंसान रहते हैं, यानी इंसान इंसानों में घुल मिल सकता है, इंसान जानवरों में घुल मिल नहीं सकता, जनरली मोगली उगली मिलते होंगे लेकिन इंसान इंसानों में ही घुल मिलता है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, अगर सोडियम क्लोराइड है, अगर उसमें इंटरेक्शन है आयोनिक, आयोनिक यानी सोडियम प्लस और Cl माइनस है, तो यहां पे क्या होगा आपका, बोलो, परमानेंट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, दो पोल मोमेंट।
अगर यहाँ पे परमानेंट डायपोल मोमेंट है तो म्यू एन ए नॉट इक्वल टू 0। अगर इसमें क्या है बोला आपका परमानेंट डायपोल मोमेंट। सेम वाटर में भी अगर परमानेंट डायपोल मोमेंट है, यानी इसमें भी डायपोल मोमेंट, इसमें भी डायपोल मोमेंट, यानी दोनों एक ही कैटेगरी हो गए, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड विल बी कंप्लीटली सोल्यूबल इन, बोलो क्या आपका वाटर, क्योंकि दोनों में एक ही प्रकार का इंटरेक्शन है, दैट इज बोलो क्या आपका डायपोल मोमेंट वाला। ऐसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं। दूसरा अगर हम लोग लेंगे बेंजीन C6H6, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है दोस्तों, नॉन पोलर, यानी यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 है। तो अगर हम लोग बेंजीन को डालेंगे वाटर में, तो ये भैया ये डायपोल मोमेंट वाला कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट नहीं है, तो बेंजीन आपका वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले याद रखिएगा, सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है ना? सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट में अगर इंटरेक्शन एंडोथर्मिक वाला है, सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में रिएक्शन जानेदोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला है, तो सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। दूसरा इंटरेक्शन, तो सब भूल जाइए, याद रखिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी अगर दोनों में इंटरेक्शन सेम है तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर आप बहुत ही ज्यादा होशियार हो तो याद रखिए सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर अट्रैक्टिव है तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन रिपल्सिव है यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो सोल्यूबिलिटी कम होगी या ना के बराबर होगी। तो दूसरा था क्या बोलो आपका इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा फैक्टर था आपका बोलो इंटरेक्शंस। अभी हम लोग बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। तो दोस्तों तीसरा जो फैक्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर यानी हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहां पे आपका ये सॉल्वेंट है और उसके ऊपर आपका सोल्यूट है, इसके अंदर सोल्यूट है, ठीक है। तो जो प्रेशर वाला फैक्टर होता है ना, जो प्रेशर वाला फैक्टर होता है ना, मैं बताता हूं क्या करता है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन कंसीडर करें, जैसे आपका सॉलिड इन लिक्विड का, सॉलिड इन लिक्विड की, यानी आपका सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं या सोल्यूबल कर रहे हैं, तो याद रखिए सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल, यानी आप सॉलिड को ऐसे दबा नहीं सकते, यानी सॉलिड को दबाने से उनका वॉल्यूम आप जनरली चेंज नहीं कर सकते। सेम लिक्विड को भी आप दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा कभी होता है कि आप बोतल में पानी दबा दबा के भरते हो, नहीं ना। तो सॉलिड एंड लिक्विड आर जनरली इनकंप्रेसिबल या नॉन कंप्रेसिबल। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर भी अप्लाई करेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन पे जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है, तो वहां पे सोल्युबिलिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी प्रेशर डज नॉट चेंज